उत्तराखंड की बेटियों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सौगात दी है और सौगात यह है कि घरों के नेम प्लेट पर अब बेटियों का नाम होगा। उत्तराखंड की बेटियों को सीएम रावत की यह सौगात और घरों के नेम प्लेट पर बेटियों का नाम होगा और वो भी एपण कला से बनी हुई नेम प्लेट होंगी। घर की पहचान बेटी के नाम कार्यक्रम की शुरुआत आज होने वाली है और इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे और ऐसा करने वाला पहला जिला होगा नैनीताल। एपण कला ये प्रचलित भी कुमाऊं क्षेत्र में ही है और इसी कला से एपण कला से ही एपण एक विशेष तरह का एक पेस्ट होता है जिससे ये रंग रोगन किया जाता है, चित्रकारियां की जाती है और नैनीताल पहला जिला होगा जहां से इस अभियान की शुरुआत होने वाली है, जहां घरों के बाहर बेटियों के नाम नेम प्लेट लगी होंगी। शुरुआत इसकी और बेटियों को सम्मान दिलाने के लिए, बेटियों को पहचान दिलाने के लिए एक कदम इसको माना जा रहा है और नैनीताल के सभी ब्लॉक के सभी घरों पर यह योजना लागू होगी और नेम प्लेट के निर्माण का भी प्रशासन पूरे का पूरा इंतजाम कर रहा है और नैनीताल जिला वो पहला जिला होगा जहां पर इस अभियान की शुरुआत होगी, जहां एपण कला से बनी हुई नेम प्लेट लोगों के घरों के बाहर आपको हर एक ब्लॉक में ही दिख जाए। तो नेम प्लेट का निर्माण होगा और खबर पर हमारे संवाददाता रवि कैंतूरा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, कितने बजे शुरुआत होगी कार्यक्रम की? मुख्यमंत्री क्या खुद नैनीताल से ही इसकी शुरुआत करेंगे? कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी? कौन कौन मौजूद रहेगा और इस अभियान के बारे में बताइए दर्शकों को। जी देखिए राजीव, आज 10:30 बजे मुख्यमंत्री देहरादून से नैनीताल जिले के लिए रवाना हो जाएंगे और करीब 11:30 बजे वो नैनीताल में होंगे और जहां पर टीआरएस जो झील है सूखाताल वहां पर पहुंचेंगे। तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज नैनीताल जिले वासियों का ही सौगात है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देंगे और इसके साथ ही शाम को उनका रानीखेत में भी एक कार्यक्रम है जहाँ पर वो अपने तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ वो संवाद करेंगे, बैठक करेंगे। जो एपण कला है जिसको लेकर एक बहुत ही हमेशा ही उत्तराखंड की एपण कला का एक विश्वविख्यात है, जिसमें कुमाऊं ही नहीं गढ़वाल के क्षेत्रों में भी इस तरीके की कला है जिसको हाथों से संजोकर पिरोकर एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है इन चीज़ों को बनाया जाता है। और आज एक बड़ी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है कि जो जितने भी घर हैं उनके बाहर जो है बेटियों के नाम पर नेम प्लेट हो और वो भी एपण कला यानी कि खुद के हाथों से जो है बनाई गई जो कलाकृतियाँ हैं वो नाम जो है वहाँ पर देखने को मिले। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी मुहिम है और इससे जो है तो जिस तरफ हम चाहे हम बेटियों को एक अच्छा दर्जा देने की बात कहें वो तो होगा ही, इसके साथ ही जो एपण कला है उसको भी एक और जो है विख्यात हो सकेगी। तो एपण कला पहले घरों तक ही सीमित थी लेकिन अब उसको एक लोगों को उससे रोजगार भी मिल रहा है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब दिल्ली गए तो उन्होंने तमाम केंद्रीय मंत्रियों को भी एपण कला से निर्मित जो है जो बनाई गई वस्तुएं थी वो भेंट की। तो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सौगात आज जो है नैनीताल वासियों को कुमाऊं के मंडल को जो है मिलने जा रही है। बिल्कुल रवि, ये अच्छा है भी कि आप एपण कला को ज्यादा प्रचलित कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि क्या किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं होगा? ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाना चाहते हैं अपनी बेटी के नाम से या फिर नहीं, या बेटी की शादी हो गई तो फिर वो बदलना चाहेंगे। या सिर्फ जागरूक किया जाएगा कि आप अपने घरों के बाहर अपनी बेटी के नाम से नेम प्लेट लगाए ताकि अभियान को भी बल मिले, लोगों को संदेश भी जाए? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अगर बेटियों के नाम की नेम प्लेट घरों के बाहर वो भी एपण कला से निर्मित लगती है तो ये एक अलग पहचान होगी और इसके से किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जहाँ तक जो लोगों का कहना है उन्होंने इस बात को सराहा है और उनका ये कहना है कि बहुत अच्छी बात है कि बेटियों को जिस तरीके से उनको एक पहल है कि बेटियों के नाम की अगर इस तरीके से नेम प्लेट लगती हैं तो उनको एक अच्छा दर्जा इस समाज में मिल सकेगा और एक अच्छी बात है। तो इसे किसी की बाध्यता तो नहीं होगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो ये पहल है और जिस तरीके से शुरुआत किया जा रहा है लोगों से बताया जाएगा कि आप इस तरीके से इसकी शुरुआत कीजिए, तो लोगों ने इसको कहीं ना कहीं सराह रहे हैं और इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। जी रवि, तो आप बता रहे हैं कि लोग भी इस पहल का स्वागत करें। बहुत शुक्रिया रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद नैनीताल पहुंचने वाले हैं और वहीं से इस अभियान की शुरुआत को करेंगे। अब रुक करते हैं हरिद्वार का। माघ पूर्णिमा के मौके पर तस्वीरें हरिद्वार से जो आई वो खूबसूरत थी। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ दिखा। हर की पैड़ी पर पहुंचे हुए हैं श्रद्धालु, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। हर की पैड़ी पर दूसरे घाटों पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। एक तो विशेष रंग रोगन किया गया है, विशेष सजावट है हरिद्वार की कुंभ के लिए।
भगवा रंग में रंगी हुई है, केसरिया रंग में रंगे हुए है और अब श्रद्धालु माघ पूर्णिमा के मौके पर स्नान कर रहे हैं। माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए हरिद्वार में आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस वक्त मैं हर की पौड़ी पर मौजूद हूं। मेरे इस साइड आप देख सकते हैं ये ब्रह्मकुंड का नज़ारा है, जहां पर जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं वो स्नान कर रहे हैं। माँ गंगा में आस्था की एक अलग ही महत्व होता है और इसीलिए तमाम श्रद्धालु अलग अलग जगह से आकर स्नान करते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। क्योंकि माघ पूर्णिमा में स्नान की सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब शुद्ध नदी में या माँ गंगा में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तो सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तमाम श्रद्धालु अलग अलग जगह से ये आए हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि कहां से ये आए हैं और क्या स्नान करेंगे। कहां से आप आए हैं और क्या? बड़ौदा से आए, बड़ौदा से आए, अहमदाबाद से आए, बालासिनोर से आए, सभी जगह से आए। कैसा लग रहा है आपको हरिद्वार? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम हिम्मतनगर अहमदाबाद गुजरात से आए। अच्छा, कोरोना चल रहा है, आपने मास्क नहीं लगाया, मास्क क्यों नहीं लगा रखा है आपने? मास्क लगा के आप आइए तब बात कीजिए। आप कहाँ से? राजसमंद, राजस्थान। कहाँ से आए? राजस्थान, राजसमंद। कोई खास वजह आने की? बस कुंभ स्नान करने आए हैं, बस मजा मतलब भगवान का नाम लेने आए हैं यहाँ पे। बहुत आनंद आया है गंगा में स्नान आपका करके। स्नान हो गया? कुंभ स्नान में बहुत अच्छा स्नान हुआ और सभी व्यवस्था सरकार की और सभी व्यवस्था अच्छी है। प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था है और भीड़ भाड़ भी बहुत कम है, पहले जितनी नहीं है। और भी कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप आगे आइए, आप आगे आइए। आप कहाँ से आए हैं? आपका नाम? राजस्थान से। कैसा लगा आपको हरिद्वार आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, न भीड़ भाड़ है ज़्यादा, न क्या, और सब आराम से। अच्छा पूजा हो गई आपकी? पूजा स्नान हो गया? तमाम श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आ रहे हैं और लगातार वो माँ गंगा में स्नान कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ का पर्व भी चल रहा है और कुंभ के पर्व के दौरान माँ गंगा में जब डुबकी लगाई जाती है तो एक अलग ही महत्व होता है, उसकी अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। इसीलिए देश के कोने कोने श्रद्धालु हरिद्वार पहुँच रहे हैं और माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। हमारे संवाददाता पंकज राणा की आपने ये रिपोर्ट देखी, वो लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, वो इस वक्त हरिद्वार में मौजूद हैं। पंकज, आपने वहां पर जो लोग पहुंचे हुए थे उनसे बातचीत की और अच्छी बात ये रही कि आप खुद भी लोगों को अपने स्तर पर जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना से बचाएं रखें अपने आप को, वो मास्क लगा कर रखें। लेकिन जो तस्वीर सुबह से अभी तक आपने देखी है या अभी जो आप देख रहे हैं उसको बयां कीजिए, बताइए दर्शकों को कि कितनी बड़ी संख्या में माघ पूर्णिमा के मौके पर लोग पहुंच रहे हैं और पिछले साल की तुलना में इस साल की भीड़ ज्यादा थी या कम? देखिए अभी तक राजीव, बिल्कुल देखिए अभी तक ये अनुमान है कि तकरीबन 2-2.5 लाख के करीब लोग हरिद्वार में गंगा में डुबकी, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और सुबह मौसम थोड़ा ख़राब था, थोड़ी सर्द हवाएं थी, हल्की बारिश भी हो रही थी, लेकिन अब धूप खिल गई है, सूर्यदेव को अर्घ्य भी दे रहे हैं, लोग पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। माहौल पूरी तरह से खुशनुमा बना हुआ है और पूरी जो कोरोना की नियम की बात की जाए तो उसका लगातार पालन किया जा रहा है। और अभी एक व्यक्ति, एक युवक है जो बदायूं से आया था, अरविंद उसका नाम है, वो एक कोरोना पॉजिटिव पाया, रैपिड टेस्ट उसका किया गया था तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके साथ 2 व्यक्ति और हैं, उनकी भी जांच की जा रही है और उसको फिलहाल अभी यहाँ से अस्पताल ले जाया जाएगा। लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन और जो यहाँ के वॉलंटियर्स हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, कोई भी व्यक्ति मिले तो उसे पूरी तरह से सतर्क रहे, किसी भी तरह की चूक ना हो, ये कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। उज्जवल पंडित हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आज किस तरह का महत्व रहता है गंगा में आस्था की डुबकी लगाने का। और माघ पूर्णिमा है, माघ का अंतिम स्नान है और कुंभ की भी शुरुआत हो रही है, कितना महत्व है? पंडित जी, काफ़ी अच्छा महत्व होता है और देख रहे हैं आप दूसरे स्थानों से ज़्यादा बड़ी भीड़ यहाँ आई है, तो कितना महत्व है आज? निश्चित तौर पर माघ पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा जो हमारे सनातन परंपरा के जो पंचांग है उसके जो 12 मास है उसमें कार्तिक मास और माघ मास में जो पूर्णिमा की तिथि है उसको अन्य पूर्णिमा की अपेक्षा बहुत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। भगवान विष्णु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का, भगवान विष्णु की आराधना करने का ये अवसर है। ऐसा हमारे सनातन परंपरावादी मानते हैं कि ऐसा कहा भी जाता है जो विष्णुपति गंगा है, जो गंगा है विष्णु के चरण से निकली है। तो जो हमारी माताएं हैं वो पहले गंगा में स्नान करती हैं और उसके बाद यहाँ पर सत्यनारायण की कथा करके अपने व्रत का आरंभ करती हैं और गंगा के तट पर स्नान करने पर अपना अन्न है, वस्त्र है, पात्र है, स्वर्ण है, रजत है, विभिन्न वस्तुओं का दान इत्यादि श्रद्धालु लोग करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ आने वाले लोग अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं क्योंकि कुंभ का पर्व चल रहा है।
खींच कर ले आती है उनको हरिद्वार में, और पूजा अर्चना करते हैं, पितरों को याद करते हैं, देवी देवताओं को याद करते हैं। पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच में एक बड़ी खबर आपको दे दें, जिसका जिक्र हमारे संवाददाता ने भी किया था कि हर की पैड़ी पर एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है, और ये शख्स बदायूं का रहने वाला है जो कोरोना पॉजिटिव मिला है। हर की पैड़ी पर रैपिड टेस्ट हुआ और रैपिड टेस्ट के दौरान ये शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है। ये कितनी चिंताजनक बात है। हरिद्वार हर की पैड़ी जहां लाखों श्रद्धालु सुबह से लेकर अब तक डुबकी लगा चुके हैं, और ये तो सरकारी आंकड़ा है, लाखों लोग डुबकी लगा चुके हैं, हरिद्वार पहुंच चुके हैं। और इस बीच में हर की पैड़ी पर जो सेंटर पॉइंट है, यहां पर हर शख्स आकर नतमस्तक होता है, मां गंगा में डुबकी लगाता है। यहां हर की पैड़ी पर बदायूं के रहने वाला एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है रैपिड टेस्ट के दौरान। हरिद्वार में कुंभ के दौरान आने वाले साधु संतों को भी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, और कुंभ की नोटिफिकेशन के बाद ये प्रक्रिया लागू हो जाएगी। हालांकि अखाड़ों की पेशवाई के लिए तमाम साधु संत हरिद्वार पहुंचने लगे हैं। फिलहाल सभी साधु बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना नेगेटिव रिपोर्ट के आ रहे हैं। ऐसे में 5 राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद प्रशासन के सामने चुनौती है। दूसरी तरफ प्रशासन के इस फैसले से साधु संत नाराज हैं। कुंभ के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने जो SOP जारी की है, उससे संत समाज पहले से नाराज है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। जारी होने के बाद जो है उसमें SOP जो है सख्ती से पालन करना होगा। ये भारत सरकार का SOP है और माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है। तो ये जो है ड्यूरिंग कुंभ मेला मेन स्नान के समय पे जो नोटिफिकेशन के बाद जो है उसमें RT-PCR नेगेटिव मैंडेटरी होगा। सभी श्रद्धालुओं को जो है उसमें RT-PCR नेगेटिव मैंडेटरी रहेगा। उस दौरान आपका कुंभ का नोटिफिकेशन के बाद केवल मुख्य स्नान के दिनों पे, बाकी दिनों पे जो है वो जो एडवाइजरी हम लोग अभी कर रहे हैं इसी प्रकार का मैनेज होगा। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर सभी अखाड़ों की पेशवाई की तारीख तय कर दी गई है। निरंजनी की पेशवाई 3 मार्च को निकलने वाली है, जबकि जूना अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा की पेशवाई 4 मार्च को निकलेगी। ये अखाड़ों की पेशवाई की तारीखें हम आपको बता रहे हैं। 5 मार्च को आवाहन अखाड़ा आनंद अखाड़े की पेशवाई निकलेगी। वहीं महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई 8 मार्च को निकाली जाएगी। पंचायती नया बड़ा उदासीन अखाड़े की पेशवाई 5 अप्रैल को निकलेगी। तो ये सिलसिलेवार क्रमानुसार हम आपको बता रहे हैं कि किस अखाड़े की पेशवाई कब निकलने वाली है। निर्मल अखाड़ा की पेशवाई 9 अप्रैल को निकाली जाएगी। 6 अप्रैल की बात करें तो इस दिन दिगंबर अणी, निर्माणी अणी अखाड़े, इनकी पेशवाई होगी। श्री पंच निर्मोही अणी अखाड़े की पेशवाई 6 अप्रैल को निकलेगी। तो उदासीन अखाड़े की, बड़ा उदासीन अखाड़े की पेशवाई 4 अप्रैल को निकाली जाएगी। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार रुड़की के मंगलौर कोतवाली में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता से संवाद किया। और इस दौरान डीजीपी के सामने सबसे ज्यादा समस्या युवाओं में बढ़ते नशे को लेकर सामने आई। वहीं लोगों ने पुलिस चौकी खुलवाने और किसानों ने इकबालपुर शुगर मिल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। विधायकों ने अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याएं भी डीजीपी के सामने रखी। विधायकों ने कहा कि सीपीयू की कार्यप्रणाली से जनता को बेवजह परेशान न किया जाए, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं और शहर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाया जाए। की मांग थी मंगलौर में थाना खोला, फायर स्टेशन खोला जाए, लंडोरा में थाना खोला जाए। उसके लिए हम शासन से प्रयास करेंगे और जो बसवा खेड़ी और ढंडेरा में अस्थायी चौकी शुरू कर देंगे। बाद में उसे शासन से स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। और भी बहुत से मुद्दों पर लोगों से बात हुई। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी रोड पर आग लगी और कार्टन हाउस में स्वामी अजीत सिंह के कमरे में आग लगी, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंची। हालांकि आग की वजह से कमरे में रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया। बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उमा भारती ने रैणी गांव पहुंचकर सबसे पहले बीआरओ की तरफ से बनाए जा रहे मोटर पुल निर्माण के काम की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में लापता हुए लोगों के बारे में बात की। उसके बाद वो गौरा देवी के स्मार्ट स्मृति स्थल पर पहुंचे, जहां गौरा देवी को पुष्प अर्पित किए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने
सीएम आवास कूच किया। सीएम आवास कूच करने से पहले बड़ी पुलिस फोर्स ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेसी नेताओं और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को रोक लिया, जहां पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हुई। एनएसयूआई ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे की हवा दी। देखिए, आज लाखों युवा बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। आज महंगाई 7वें आसमान पर है। ये अंधी और बहरी सरकार किसी की आवाज सुन नहीं रही है। लिहाजा एनएसयूआई का ये प्रयास है कि इस अंधी और बहरी सरकार को जगाने का काम आज यहाँ पर एनएसयूआई और उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी करने जा रही है। मसूरी में उत्तराखंड और भारत भंडार निगम की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड भंडार निगम 7 करोड़ के प्रॉफिट में है। वहीं उन्होंने बताया कि भंडार निगम में भर्तियां होनी है, जिसको लेकर 1 महीने के भीतर अखबारों में विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। धन सिंह रावत ने कहा कि उच्च शिक्षा को लेकर सरकार द्वारा कई बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत सभी महाविद्यालय में 100% प्राचार्य उपलब्ध करवा दिए गए। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से कोटद्वार की सुंदरता धूल फाक गई, जिसका जीता जागता उदाहरण कौड़िया जो है चेक पोस्ट है। ये कौड़िया चेक पोस्ट, जहां पर नगर निगम प्रशासन के द्वारा इस गेट को 25 लाख रुपए की लागत से बनाया गया, लेकिन इस गेट के आसपास के इलाके में सही से देखभाल नहीं होने की वजह से इसकी सुंदरता पर असर पड़ा है। सड़कों की खस्ता हालत से इस गेट पर काफी गंदगी रहती है। कोटद्वार का प्रवेश द्वार है, ये गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। इस समय यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। चारों तरफ धूल धक्कड़ हो रखा है, सड़कों की स्थिति बहुत खराब हो रखी है और जिसमें पानी, इस नहर में पानी चलता है उसमें पूरी सड़कों में पानी लबालब भरा रहता है। कई बार इनको PWD को सूचित कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने पत्थर फुड़वाए। कम से कम 6 महीने से पत्थर टूटे हुए ऐसे पड़े हुए हैं। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। होली में गर्म पानी का एक ऐसा कुंड है जहां पर पानी खौलता रहता है और इस कुंड में लोग चावल उबालते हैं, तो वहीं कुछ लोग अंडे भी उबालते हैं, जिस वजह से ये कुंड लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तपोवन में खौलते पानी का ये कुंड लोगों के लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। जमीन के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है कि ये पानी इस तरह से उबल रहा है, मानो इसके नीचे आग की कोई भट्टी हो। इस दुनिया में तमाम रहस्यमयी चीजें हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका रहस्य खुलता ही नहीं है, और भूगर्भीय संरचनाओं में और जमीन के नीचे कितने रहस्य छुपे हैं किसी को मालूम भी नहीं है। इस समय चूंकि इस क्षेत्र में आपदा आई है तो एबीपी गंगा की टीम इधर आई, तो ये रैणी गांव के और तपोवन के बीच में एक जगह है और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत ठंडा है, सामने ग्लेशियर है और कड़क ठंड हो रही है, लेकिन यहाँ पर गर्म पानी है। लोगों के लिए खौलते पानी का ये कुंड किसी चमत्कार से कम नहीं। लोगों के मन में इसे लेकर आज भी जिज्ञासा है। जहाँ हिमखंड हो, ग्लेशियर टूट रहे हों, ग्लेशियर हो, तो वहां पर अपने आप ही स्वतः ही गर्म पानी कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर लोग आते हैं, अंडे उबालते हैं, इस पानी में हाथ पैर धोते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और गंधक के पानी से, अगर ये गंधक वाकई है तो गंधक के पानी से बहुत सारी चीज, जो चर्म रोग हैं वो भी लोग कई बार दूर करने के लिए आते हैं। ये देखिए, ये किस तरह से ये पानी किस तरह से बॉयल हो रहा है। यहाँ का पानी सर्द और गर्मी दोनों मौसम में गर्म रहता है। इसे देखने के लिए अक्सर लोग यहाँ आते हैं। यहाँ आने वाले लोग इसमें चावल की पोटली डाल देते थे और कुछ ही देर में चावल बनकर तैयार हो जाता था। कई लोग इसमें अंडे भी डालकर उबालते थे। क्या है ये पानी और क्या क्या करते हो तुम यहाँ? यहाँ पर हम अंडे वगैरह उबालते हैं और यहाँ पर सब बाहर से लोग आते हैं देखने इस चीज को। अभी तो सर्दी है लेकिन फिर भी यहाँ बहुत गर्म पानी है। ये ऐसे रहता है, ऐसे ही रहता है हमेशा। क्या गर्मियों में ज्यादा गर्म तो नहीं हो जाता? ना, इसका लेवल इतना रहता है जितना है ये अभी। तो क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है, इसके नीचे गंधक है, कहा जाता है। गर्म पानी का ये कुंड एक तरह से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहीं इसे प्राकृतिक धरोहर के तौर पर भी देखा जाता है, मगर इस कुंड के संरक्षण को लेकर सरकार की ओर से कोई पहल दिखाई नहीं देती।
इसको गर्म कुंड कहते हैं। और ये गर्म पानी किस वजह से है, क्या है, अलग अलग इसके वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं गंधक है, गंधक की वजह से गर्म रहता है। लेकिन जितनी तेजी के साथ ये गर्म रहता है उसको देखकर लगता है कि कहीं इसके नीचे कोई आग की भट्टी ना चल रही हो। तो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या अब जैसे इसके देखने से लगता है प्रारंभिक दौर पर कि जब वाकई यहाँ पर कोई गंधक का एक नीचे बड़ा एक खजाना छुपा होगा, उसकी वजह से ये यहाँ पर बहुत गर्म पानी हमेशा चलता रहता होगा। कुंड के पास पाई जाने वाली मिट्टी काफी मुलायम है। कहा जाता है कि इस मिट्टी को चेहरे पर लगाने से कील, मुहासे और दाग साफ हो जाते हैं। इसीलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ से मिट्टी भी ले जाते हैं। एबीपी गंगा के लिए चमोली से अजित सिंह राठी की रिपोर्ट।